हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेलका नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, एज यू नो कि हम करा रहे हैं आपको एमसीक्यू सीरीज। हमारे सेशन का आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए ब्रेन स्टेम इंजरी, व्हाट एल्स शुड द नर्स डू इन एडिशन टू परफॉर्मिंग द GCS? Options are perform atrial blood gases, assist with lumbar puncture, perform a pulmonary wedge pressure and assess cranial nervous function and रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। देखिए, जो एक इंडिविजुअल का ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व करता है मिड ब्रेन को, पॉन्स एंड मेडुला को। जो ये रीजन होता है ये कंप्राइज करता है ब्रेन स्टेम को। जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम में मेडुला होता है, ये कंट्रोल करता है एक इंडिविजुअल की रेस्पिरेशन प्लस जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल कर देता है और रेगुलेट कर देता है। प्लस जो क्रैनियल नर्व्स है, क्रैनियल नर्व्स जो है वो रन करते हैं और लीव करते हैं ब्रेन को थ्रू दिस मिड ब्रेन। सो ऑब्वियसली जब भी किसी इंडिविजुअल को ब्रेन स्टेम इंजरी होगी, ऐसे इंडिविजुअल में एज सच जहाँ पे भी ब्रेन इंजरी होती है तो GCS पहले हम ग्लासगो कोमा स्केल से ऐसे इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस लेवल हम चेक करते हैं। सेकंड, अगर ब्रेन स्टेम की है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल की रेस्पिरेशन चेक करेंगे, प्लस जो क्रेनियल नर्व्स है उनकी फंक्शन उसको हम मॉनिटर करेंगे। सो ऑप्शन 4 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज ए क्लाइंट हैड ए Müller-Abbott ट्यूब इन प्लेस for 24 hours, which assessment finding indicates that the tube is properly located in the intestine? That means कि एक patient जो है उसको क्या लगा है, Müller-Abbott ट्यूब लगा है। As we have already made you aware about the different types of tubes जो हम यूज़ करते हैं in the clinical areas। So ये जो Müller-Abbott ट्यूब है, Müller-Abbott ट्यूब हम तब यूज़ करते हैं जब एक इंडिविजुअल को क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एंड जस्ट टू रिलीव दैट ओबस्ट्रक्शन और ओवरकम दैट ओबस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं Müller-Abbott ट्यूब का। Müller-Abbott ट्यूब क्या करता है, ये काज करता है इंटेस्टाइन को, ये डिकम्प्रेशन करता है, उससे जो ओबस्ट्रक्शन है वो ओवरकम हो जाती है और वो रिलीव हो जाती है। अब किस फाइंडिंग की बेसिस पे हमें पता चलेगा कि जो Müller-Abbott ट्यूब लगाया हमने वो सही जगह पे इंसर्टेड है? सो ऑप्शन की बात करेंगे, द क्लाइंट इज नॉशियस। क्या इससे पता चलेगा कि क्लाइंट को नॉशिया होगा? देखिए, जब भी इंटेस्टाइनल ओबस्ट्रक्शन होगी तब जाके एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, नॉशिया हो सकता है। ये सजेस्ट नहीं करेगा कि वेदर द ट्यूब इज इन प्लेस और नॉट। देन बाउल साउंड्स आर एब्सेंट। अब अगर इंटेस्टाइनस में ओबस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगे। एस्पिरेट फ्रॉम द ट्यूब हैज़ ए pH ऑफ 7। देन अगर हम एस्पिरेट करेंगे ऐसे ट्यूब को, सो ऑब्वियसली ये जो ट्यूब है ये क्या है, इंटेस्टाइनस में लगा है। सो जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है दैट इज़ हैविंग द अल्कलाइन pH 7 से ज़्यादा होता है। सो जब हम इस ट्यूब को एस्पिरेट करेंगे वहाँ से जो pH निकल के आएगा दैट विल बी 7 और मोर देन 7। एब्डोमिनल रेडियोग्राफ रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द ट्यूब इज अबव पाइलोरस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो ट्यूब होता है ये जाके कहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगा होता है, इन द इंटेस्टाइन। सो ऑब्वियसली ये जो पाइलोरिक पार्ट है ऑफ द स्टमक उससे नीचे होगा प्रेजेंट ये ट्यूब। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। नाउ ए क्लाइंट विथ myxedema is being admitted to the hospital. The client reports having experienced a lack of energy, cold intolerance and puffiness around the eyes and face. The nurse plans care knowing that these clinical manifestations are caused by lack of production of which hormones? देखिए, जो myxedema होता है, myxedema जिसको हम myxedema कोमा भी बोलते हैं, ये तब जाके इंडिविजुअल में एग्जिस्ट होता है जिस इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। हाइपोथायराइडिज्म वाले केस में क्या होता है, जो T3 एंड T4 की लेवल्स है वो जाके रिड्यूस हो जाती है एंड जो TSH है, TSH की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में। जब हम किसी इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म सही से ट्रीट नहीं करेंगे तब जाके एक इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ myxedema। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म वाले केस को हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस इज लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन जो है वो प्रेफरेबली कब हम ऐसे इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करते हैं, मॉर्निंग में एडमिनिस्टर करते हैं एम्प्टी स्टमक। देन
अगर किसी इंडिविजुअल को मिक्सोइडिमा डेवलप हुआ है, ये जो मिक्सोइडिमा होता है इट इज़ ऑलवेज ए कॉम्प्लिकेशन। 99% केसेस में क्या होता है, जो मिक्सोइडिमा होता है दैट इज़ फैटल टू एन इंडिविजुअल। इस केस में क्या होता है, जिस इंडिविजुअल को भी मिक्सोइडिमा होता है, सो ऑब्वियसली देयर अकर्स द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब थायराइड हार्मोन्स की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऐसे केस में एक इंडिविजुअल को क्या होगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट ऐसे इंडिविजुअल का कम हो जाएगा सो देयर विल बी हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होगा ऐसे इंडिविजुअल को, प्लस हाइपोटेंशन होगा ऐसे इंडिविजुअल को। जिस भी इंडिविजुअल को क्या होगा, मिक्सोइडिमा होगा। सो हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया along with the decreased basal metabolic rate एंड इवन के ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ये सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या हुआ है, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे इंडिविजुअल में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है दैट इज द मिक्सोइडिमा। एंड इन द लेटर स्टेजेस क्या होता है मिक्सोइडिमा कोमा वाले को, देयर अकर्स द एड्रिनल इंसफिशिएंसी एंड बिकॉज ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी ऐसे इंडिविजुअल में हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है, प्लस देयर कैन डेवलप हाइपरकैल्सीमिया। ये जाके कैरेक्टरिस्टिक होंगे ऐसे इंडिविजुअल को, जिस इंडिविजुअल को क्या होता है, मिक्सोइडिमा कोमा डेवलप होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी deficiency of T3 and T4 hormones. Now, next question is, a client is admitted to the hospital with a suspected diagnosis of Graves' disease. On assessment, which manifestation related to the client's menstrual cycle should the nurse expect the client to most likely report? देखिए, as we have already discussed कि किसी इंडिविजुअल में अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा देन देयर कैन ऑकर द मिक्सोइडिमा कोमा। बट अगर किसी इंडिविजुअल में हाइपरथायराइडिज्म होगा, there occurs the complication that is called as the Graves' disease. Graves' disease में क्या होता है, जैसे मिक्सोइडिमा में हाइपोसिक्रीशन होती है T3 एंड T4, बट इन केस ऑफ Graves' disease जो T3 और T4 है, इनकी जो सिक्रीशन है और इनकी जो लेवल्स है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती है एक इंडिविजुअल में। जब T3 और T4 की लेवल्स बढ़ जाएगी तो ऐसे इंडिविजुअल में वाइग्रेसली इंक्रीज हो जाएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाइपरटेंशन डेवलप होगा ऐसे इंडिविजुअल में, प्लस देयर विल बी टैकिकार्डिया। और जब इंडिविजुअल का बीएमआर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल की जो मसल कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट को क्या होगा, देयर विल बी ट्यूमर्स डेवलप हो सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। और ऑब्वियसली जब बीएमआर इंक्रीज होगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट विल ऑल्सो बी एलिवेटेड, सो देयर कैन एग्जिस्ट डायोफोरेसिस। अब अगर डायोफोरेसिस है ऐसे इंडिविजुअल को, सो अगर इसकी स्किन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और वी कैन से कि ऐसे इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सो ऑब्वियसली जो स्किन होगा दैट विल बी वार्म स्किन होगा ऐसे इंडिविजुअल का, एंड इट विल बी मॉइस्ट क्योंकि इसको डायोफोरेसिस हो रही है। देखिए, जो ग्रेव्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं इनमें मूड में भी चेंजेस आते हैं। जो मूड है, मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। जब इसकी मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, सो इनिशियल में ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनको ग्रेव्स डिजीज़ होती है यूफोरिया हो जाता है। दैट मीन्स कि जो इनकी वो सेंस ऑफ वेलबींगनेस है वो एलिवेट हो जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स में। और यूफोरिया जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, एंड एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी प्रोग्रेस कर सकती है टुवर्ड्स द डेलीरियम। सो इन केस ऑफ दिस ग्रेव्स डिजीज एक इंडिविजुअल को ट्रिमर्स भी डेवलप हो सकते हैं और डेलीरियम भी डेवलप हो सकता है। रेस्ट मैनिफेस्टेशंस और दैट आर ऑब्वियस, ये थोड़ा हटके ये दो मैनिफेस्टेशंस डेवलप होती है ऐसे इंडिविजुअल में। देखिए, जिस भी इंडिविजुअल को ग्रेव्स डिजीज़ होती है, ग्रेव्स डिजीज़ वाली फीमेल में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट इज द एमेन्यूरिया, दैट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देन a client with gestational hypertension is in active labor, which assessment finding should the nurse most likely expect to know? So gestational hypertension है किसी फीमेल को, so obviously जो आपको पहली वाइटल साइन मॉनिटर करनी है दैट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। सो देयर कैन एग्जिस्ट द मैक्सिमम चांसेस कि ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर क्या हो सकता है, ऐसे इंडिविजुअल का, ऐसी फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है दैट कैन गेट एलिवेटेड। नाउ द नर्स
has just administered a PPD tuberculin skin test, that is the Montauk's test, to a client who is at low risk for developing tuberculosis, the nurse determines that the test is positive if which condition occurs. देखिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मोंटॉक्स टेस्ट, ये हम उन पेशेंट्स में करते हैं दैट आर सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिनको भी हमें सस्पेंशन होगा कि इस इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वहाँ पे हम इंडिविजुअल को क्या करते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो मोंटॉक्स टेस्ट में एज यू नो कि हम क्या यूज़ करते हैं, PPD कितना यूज़ करते हैं, 0.1 ml। जो इंटीरियर ऑस्पेक्ट होता है ऑफ फोर आर्म, वहाँ पे हम एडमिनिस्टर करते हैं ये PPD थ्रू इंट्राडर्मल रूट। जब भी हम ये PPD एडमिनिस्टर करते हैं एक इंडिविजुअल को, तो वहाँ पे क्या होता है, 6 से 10 mm का एक व्हील बन जाता है। जो हम स्टडी करते हैं, ये जो 6 से 10 mm का व्हील बन जाता है, इसको हम स्टडी करते हैं आफ्टर 48 to 72 आवर्स। और जो इसको रीड करने के लिए ट्रेनड पर्सनल होना चाहिए, वेदर डॉक्टर हो या फिर एक नर्सिंग स्टाफ हो। देखिए, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं ये PPD और ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, ये जब भी हम एक पेशेंट में परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंजुरेशन बन जाती है। नाउ व्हाट इज़ इंजुरेशन? इंजुरेशन जो होती है दैट इज़ पैल्पेबल हार्ड एंड रेज्ड फॉर्मेशन। ठीक, ये जो इंजुरेशन होती है एक पैल्पेबल हार्ड और रेज्ड फॉर्मेशन होता है, और वी कैन से कि एक पैल्पेबल और हार्ड लीजन डेवलप होता है वहाँ पे जहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंडिविजुअल को ये PPD एडमिनिस्टर किया है। अब मोंटॉक्स टेस्ट की बेसिस पे अगर किसी इंडिविजुअल को हमें रूल आउट करना होगा कि वेदर ये इंडिविजुअल एक्सपोज हुआ है टुवर्ड्स द TB और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस ऐसे इंडिविजुअल में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो जाके हम 3 कैटेगरीज में रूल आउट कर देते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली बुक्स में देखते हो, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि अगर लेस देन 5 mm है इंजुरेशन, दैट मीन्स जो टेस्ट है दैट इज़ नेगेटिव, और मोर देन 10 mm है दैट मीन्स कि टेस्ट जो है दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर 6 से 9 mm है दैट सजेस्ट्स कि ये डाउटफुल है, हमें रिपीट टेस्ट करना है। बट द थिंग इज़ कि एक्चुअल सेंस में क्या होता है, ये जो हम PPD टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसमें हमें 3 रीडिंग्स आती है। या तो ये इंजुरेशन जो है दैट विल बी मोर देन और इक्वल टू 5 mm, या ये फिर मोर देन और इक्वल टू 10 mm हो सकती है, या फिर मोर देन और इक्वल टू 15 mm हो सकती है। इन 3 सिचुएशंस में हम बताते हैं कि वेदर जो पेशेंट है वेदर ये पॉजिटिव है फॉर TB और नॉट। देखिए, जो 5 mm से ज़्यादा इंजुरेशन जो है वो किन इंडिविजुअल्स में हम कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव मोंटॉक्स टेस्ट और पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इनके कि ये जो पेशेंट है हमारे पास ये हाई रिस्क है, दैट मीन्स कि पेशेंट इज HIV इन्फेक्टेड। देन अगर ये HIV इन्फेक्टेड है तो ये हाई रिस्क है। सो ऐसे इंडिविजुअल में 5 से ज़्यादा इंजुरेशन को हम कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव, या ऐसे इंडिविजुअल को रिसेंटली कॉन्टैक्ट हुआ है विथ TB पेशेंट। अगर ऐसे इंडिविजुअल को किसी इंडिविजुअल को रिसेंटली कॉन्टैक्ट हुआ है विद TB पेशेंट, उसको भी कंसिडर करेंगे एज हाई रिस्क। हाई रिस्क में 5 mm से ज़्यादा इंजुरेशन होगी, दैट इज कंसिडर एज पॉजिटिव। देन अगर किसी इंडिविजुअल का आपने चेस्ट एक्सरे किया है और वो शो करता है फाइब्रोटिक चेंजेस, अगर फाइब्रोटिक चेंजेस डेवलप हुई है इन द लंग्स ऑन चेस्ट एक्सरे, एट दैट टाइम हम कंसिडर करते हैं 5 mm या उससे इंजुरेशन को एज पॉजिटिव टेस्ट। देन अगर किसी पेशेंट पे हमने रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है और जो पेशेंट है वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है एट दैट टाइम, अगर उसमें 5 या 5 से ज़्यादा इंजुरेशन आई, दैट इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव रिजल्ट। सो नटशल में हम ऐसा बोलेंगे कि अगर किसी पेशेंट का, किसी इंडिविजुअल का जो रिजल्ट है दैट इज मोर देन और इक्वल टू 5 mm, बट दैट इंडिविजुअल इज हाई रिस्क, या तो वो HIV पॉजिटिव है या उसको रिसेंट में
कॉन्टैक्ट हुआ है विथ इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट, या एक्सरे फाइब्रोटिक चेंजेस दिखा रहा है, या रिसेंटली उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है पे। एंड सेकंड थिंग कम्स दैट इज द इंजुरेशन ऑफ 10 mm और मोर। देखिए इंजुरेशन ऑफ 10 mm और मोर किन में कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव? अगर कोई इंडिविजुअल रिसेंटली जो है उसने माइग्रेट किया है फ्रॉम सच रीजन जिस रीजन में मैक्सिमम केसेस है किसके, टीबी के, या कोई इंडिविजुअल है आईवी ड्रग एब्यूज़र, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, या फिर चाइल्ड है लेस देन 4 years ऑफ एज। सो जो भी चिल्ड्रन लेस देन 4 years ऑफ एज होते हैं उनमें इंजुरेशन ऑफ 10 mm और मोर देन दैट कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, आईवी ड्रग एब्यूज़र, या रिसेंटली किसी इंडिविजुअल ने माइग्रेट किया है ऐसे रीजन से जहाँ पे हायर प्रिवेलेंस थी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देन थर्ड कैटेगरी में क्या आते हैं कि अगर इंडिविजुअल की इंजुरेशन 15 mm या फिर उससे ज़्यादा हो। अगर किसी इंडिविजुअल में कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, इन दैट इंडिविजुअल जो है 15 mm इंजुरेशन हम कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव। अब जो हमने ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट किया इससे हमें क्या पता चलती है, या तो ये इंडिविजुअल को एक्सपोजर हुआ है विथ टीबी, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल को कभी टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, आफ्टर दैट इसने कॉम्प्लिकेशन और डिजीज़ डेवलप नहीं की, और वी कैन सी कि एक इंडिविजुअल को एक्टिव टीबी है। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन अगर ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव आया दैट सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल में टीबी प्रेजेंट है। सो अगर हम बच्चों की बात करेंगे, बच्चों में अगर ये टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि उनमें प्रेजेंट है, और इन केस ऑफ अडल्ट्स या तो वहाँ पे एक्सपोजर दिखाता है या फिर एक्टिव टीबी दिखाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ the nurse is performing an otoscopic examination on a client with suspected diagnosis of mastocytitis. Which finding should the nurse expect to note if this disorder was present? देखिए जो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का जो मिडल ईयर होता है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर को डिफरेंशिएट क्या करता है, दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज कम्युनिकेटेड विद द दीज ईयर ऑसिकल्स। अगर किसी इंडिविजुअल को क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, दैट इज़ द इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, तब जाके एक इंडिविजुअल को क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये जाके क्या होता है, ये थिक एंड इमोबाइल बन जाता है। जब भी एक इंडिविजुअल को ओटाइटिस मीडिया होता है, यूजुअली जब क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, जो ईयर के ऊपर बोन है दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में कुछ ईयर सेल्स होते हैं जो कंप्राइज करते हैं सम पोर्शन ऑफ दिस टिम्पैनिक दिस टेम्पोरल बोन, उन्हीं को बोलते हैं मैस्टॉइड प्रोसेसेस। जब उन मैस्टॉइड प्रोसेसेस की इन्फ्लामेशन हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज द मैस्टोडाइटिस। जब भी इंडिविजुअल को मैस्टोडाइटिस होती है, मैस्टोडाइटिस एग्जिस्ट्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के बाद ही एक इंडिविजुअल को मैस्टोडाइटिस होती है। सो फाइंडिंग्स क्या होगी ऐसे इंडिविजुअल में, ऑब्वियसली देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया दिस tympanic membrane, so the tympanic membrane will look thick, immobile. Mobile tympanic membrane, that is the normal finding. Transparent tympanic membrane, that is also the normal finding. Purely colored tympanic membrane, that is also the normal finding. Then the nurse is reviewing the records of a client with a disorder involving the middle ear. देखिए जो middle ear का, एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एक इंडिविजुअल को मिडल ईयर इन्वॉल्वमेंट होती है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, देयर ऑकर्स द कंडक्टिव हियर लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है जब मिडल ईयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। देन अगर इनर ईयर का इन्वॉल्वमेंट होगा देयर विल बी सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। सो अगर इनर ईयर का कुछ डिसऑर्डर है तो इनर ईयर एज यू नो ये दो चीज़ों में एड करता है, वन इज़ द हियरिंग एंड अनदर इज़ बैलेंस। सो अगर इनर ईयर का इन्वॉल्वमेंट है तो बैलेंस एक इंडिविजुअल की बिगड़ सकती है, प्लस
इसको क्या हो सकता है, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो ईयर है, ईयर में ऐसे इंडिविजुअल को रिंगिंग सेंसेशन जो है वो फील हो सकती है। रिंगिंग, फीलिंग ऑफ रिंगिंग सेंसेशन, दैट इज कॉल्ड एज द टिनाइटस। सो जिस इंडिविजुअल को भी इनर ईयर डिसऑर्डर होगा, ऐसे इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, देयर इज टिनाइटस। बर्निंग इन द ईयर कब हो सकती है, जब एक इंडिविजुअल को ओटाइटिस मीडिया होगा। कंप्लेंट्स ऑफ इचिंग इन द इफेक्टेड ईयर, वो जाके भी ओटाइटिस मीडिया में प्रेजेंट होता है। सीवियर पेन भी ओटाइटिस मीडिया में प्रेजेंट होती है। एंड देयर कैन also develop the pain in the disorders of inner ear, but that pain is not the severe enough. Now, the nurse had a prescription to administer hydroxyzine, that is the Vistaril, to a client by the IM route. Before administering the medication, what should the nurse tell the client? देखिए, जो हाइड्रोक्सीजाइन होता है और यू कैन से हाइड्रोक्सीजीन होता है, ये एक्ट करता है एज सीडेटिव। जब भी हमें पेशेंट को सीडेट करना हो, एट दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ दिस ड्रग, बट इन एडिशन टू दैट दिस एक्ट्स एज एन एंटी इमेटिक ड्रग। एज एन एंटी इमेटिक ये हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो सीडेटिव्स होते हैं वो यूजुअली अरेस्ट करते हैं सेक्रीशंस, दैट इज फॉर दैट पर्पज हम ये यूज़ करते हैं एज एन एंटी इमेटिक ड्रग। जब भी हम ये एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करेंगे, सो ये अरेस्ट करता है सिक्रीशंस को, सो इट विल कॉज द ड्राइनेस इन द माउथ। ऑप्शन ए की बात करेंगे, एक्सेसिव सैलिवेशन इज द साइड इफेक्ट, ये ड्राइनेस करता है माउथ की, तो सैलिवेशन नहीं होगी। देयर विल बी सम पेन एट द इंजेक्शन साइड। देखिए, जब भी हम एक इंडिविजुअल को IM रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं या इवन थ्रू सबक्यूटेनियस और थ्रू इंट्रावास्कुलर रूट, तो वहाँ पे क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ पेन डेवलप्स देयर। इसको हम अभी कंसिडर करेंगे एज राइट ऑप्शन। देन देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम नोजिया विद इन 5 मिनट्स। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है, जो हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट, वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ 30 मिनट। सो विद इन 5 मिनट्स ये अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। द क्लाइंट विल हैव इंक्रीज्ड अलर्टनेस फॉर अबाउट 2 आवर्स। एज ए सीडेटिव ये काम करता है, सो इंडिविजुअल को जो है वो जो अलर्टनेस है एक इंडिविजुअल की, दैट विल गेट रिड्यूस्ड। सो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। जो है हमारा, द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स मोस्ट रिसेंट ब्लड गैस रिजल्ट्स दैट इंक्लूड्स pH of 7.43, PCO2 of 31 mmHg and SO3 of 21 milliequivalent। दैट मीन्स कि एक नर्स है, उसने रिव्यू किया ABG रिपोर्ट एक पेशेंट का, जिसमें जो pH है दैट इज 7.43 और PCO2 जो है दैट इज 31 और बाइकार्ब जो है दैट इज 21 milliequivalent। देखिए, जो pH है दैट इज मोर देन 7.40, दैट मीन्स इट लाइज इन द अल्कलोटिक कंपोनेंट, सो दिस इज अल्कलोसिस। ठीक है, तो अल्कलोसिस अगर है तो कौन सी है, वेदर इट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और इट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर PCO2 की बात करेंगे तो PCO2 का जो नॉर्मल रेंज होता है दैट इज़ 35 to 45, उससे लेस है दैट मीन्स इट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। यहाँ पे अब थर्ड चीज़ क्या देखनी है, अगर ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो क्या ये कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड है। अगर कंपनसेशन होगी तो ऑब्वियसली जो बाइकार्ब होगा, जो बेसिक कंपोनेंट होगा, दैट विल बी लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल। जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 22 to 26 मिलीइक्विवेलेंट। अब ये उससे कम है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपनसेशन हुई है, सो इट इज़ कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब अगर फर्दर देखेंगे वेदर इट इज़ फुली कंपनसेटेड कि पार्शियली, जो pH है वो इन रेंज आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ फुली कंपनसेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज द नर्स रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ ए ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ लेट सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग और सैलिसेट पॉइजनिंग एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए, जो सैलिसेट होता है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, सो अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन विच सीरम स्टडी शुड द नर्स रिव्यू फॉर डेटा अबाउट द क्लाइंट्स एसिड बेस बैलेंस। जब भी एक इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, दैट मीन्स कि जो H पॉजिटिव आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन जो है विद इन द ब्लड स्ट्रीम वो इंक्रीज हो जाती है। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी कंपनसेट करती है। ये जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल्स, लेकिन जो सेल्स में मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन होता है दैट इज़ पोटेशियम, तो पोटेशियम वहाँ से निकल के आता है एज K पॉजिटिव। जब K पॉजिटिव आयन निकल के आता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में पोटेशियम की लेवल बढ़ जाती है और वी कैन से कि हाइपर
कैलेमिया हो जाता है एक इंडिविजुअल को इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर किसी इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो ऐसे इंडिविजुअल में हमें क्या करना है, जो पोटेशियम है, पोटेशियम की लेवल हमें मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स प्रिपेयर्स टू ट्रीट ए चाइल्ड विथ एस्टामिनोफिन ओवरडोज। अब पेशेंट को क्या हुआ है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या हुआ है, एस्टामिनोफिन ओवरडोज हुआ है, और एस्टामिनोफिन इज पैरास्टामोल ओवरडोज। पैरास्टामोल ओवरडोज को ओवरकम करने के लिए हम एंटीडोट क्या देते हैं, वी एडमिनिस्टर एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन जो होता है दैट इज म्यूकोलिटिक, म्यूकोलिटिक होता है ये, और ये एक्ट करता है एज एंटीडोट फॉर एस्टामिनोफिन। द नर्स रिव्यूज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन। अब ऐसे केस में क्या एडमिनिस्टर करना है, हमें एसिटाइल सिस्टीन एडमिनिस्टर करना है। रिमेनिंग ऑप्शन की बात करेंगे तो जो प्रोटामाइन सल्फेट होता है वो हम तब देते हैं जब हेपेरिन का ओवरडोज हुआ हो। सक्सीमर जो है वो हम तब देते हैं जब एक इंडिविजुअल को पॉइजनिंग हो लेड की, लेड पॉइजनिंग में हम सक्सीमर एडमिनिस्टर करते हैं, और वाइटामिन की हम एडमिनिस्टर करते हैं अगर वारफेरिन का ओवरडोज हुआ हो या वारफेरिन की पॉइजनिंग हुई हो एक इंडिविजुअल में। देन एन एडल्ट क्लाइंट हैज़ अंडरगॉन ए लंबर पंक्चर टू ऑब्टेन CSF फॉर एनालिसिस। द नर्स रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस एंड शुड एंटिसिपेट विच वैल्यूज टू बी नेगेटिव इफ द CSF इज नॉर्मल। दैट मीन्स कि एक अडल्ट जो है उसको क्या होने जा रहा है, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर किस वजह से होने जा रहा है, जो CSF फ्लूइड है वो हमें एनालिसिस के लिए ले जाना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो प्रेजेंट नहीं होगा इन केस के ये जो CSF फ्लूइड है दैट इज़ नॉर्मल। सो ऑप्शन ई इज प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी RBCs एंड डी WBCs। देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं विद इन द CSF, ग्लूकोज भी होता है एंड WBCs भी होते हैं। प्रोटीन कितना होता है, 15 to 45 mg पर DL, ग्लूकोज होता है 45 to 75 mg पर DL, एंड जो WBCs होते हैं 0 to 8 सेल्स होते हैं पर mm³ ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन जो नॉर्मल CSF होता है, नॉर्मल CSF में RBC जो है, RBCs प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन ए क्लाइंट विद बर्न इंजुरी रिसीव्स ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर रेगुलर डाइट। व्हाट इज द बेस्ट मील फॉर द नर्स टू प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू प्रमोट वोंड हीलिंग। देखिए जो बर्न केसेस होते हैं, बर्न इज कंसिडर्ड एज ए वोंड, ठीक है। सो वोंड को हील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेशेंट को जो डाइट देते हैं दैट मस्ट बी रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन C। ये दो जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्रमोट करते हैं वोंड हीलिंग विद एन इंडिविजुअल। अब जो भी फूड आइटम्स है इनमें, तो उनमें जो अबेंडेंट है इन द प्रोटीन्स एंड विटामिन C वो हमें ऐसे पेशेंट को क्या करने हैं, एडवाइस करने हैं। सो अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, पीनट बटर एंड जेली सैंडविच, एप्पल एंड टी, ठीक है। अगर पीनट बटर की बात करेंगे इसमें होती है प्रोटीन्स, ठीक। जेली सैंडविच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एप्पल में विटामिन C प्रेजेंट होता है लेकिन टी में नहीं होता है। देन चिकन ब्रेस्ट, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज एंड मिल्क। मिल्क जो है और चिकन ब्रेस्ट जो है दैट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और ब्रोकली एंड स्ट्रॉबेरीज जो है दैट आर द सोर्स ऑफ विटामिन C। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। देन the nurse caring for a client with a neurological disorder is planning care to maintain nutritional status. The nurse is concerned about the client's swallowing ability, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक पेशेंट को। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो swallowing होती है एक इंडिविजुअल जो है सही से swallow नहीं कर पाता है। देन विच फूड आइटम शुड द नर्स एलिमिनेट फ्रॉम द क्लाइंट्स डाइट। कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो एलिमिनेट करना है फ्रॉम द क्लाइंट डाइट, दैट मीन्स कि जो पेशेंट को नहीं देना है। सो अगर यहाँ पे swallowing की डिफ़िकल्टी है, सो ऐसे पेशेंट में या तो हम लिक्विड डाइट देंगे या फिर सेमी सॉलिड डाइट देंगे। जो सॉलिड डाइट है, सॉलिड डाइट हमें अवॉइड करनी है ऐसे केस में। ऑप्शंस की बात करेंगे, स्पेनिश, कस्टर्ड, स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड मैश्ड पोटैटो। देखिए कस्टर्ड जो होता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड मैश्ड पोटैटोज, दीज आर सेमी सॉलिड फूड्स। अगर ये सेमी सॉलिड फूड्स है लेकिन स्पेनिश जो है दैट इज द सॉलिड फूड, वो हमें ऐसे पेशेंट में क्या करना है, अवॉइड करना है। देन ए क्लाइंट इज रिज्यूमिंग ए डाइट फॉर ए बिलरॉथ सेकंड प्रोसीजर टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम ईटिंग, विच एक्शन शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू। देखिए जो बिलरॉथ प्रोसीजर होता है, बिलरॉथ प्रोसीजर दैट इज द गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी, दैट टू पार्शियल।
जब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं किन पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सरेशन होगी, और वो भी कौन सी, क्रॉनिक वाली। तो ऐसे पेशेंट पे हम बिलरॉथ प्रोसीजर करते हैं। बिलरॉथ प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं वन पार्ट ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक होता है उसका एक पोर्शन जो है उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा वाला पोर्शन, दैट इज़ द पाइलोरिक पोर्शन। जो पाइलोरिक पोर्शन होता है स्टोमक का, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं और एनास्टोमोसिस करते हैं, इधर विद द ड्यूडेनम और विद द जेजुनम। अगर ड्यूडेनम के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे तो बिलरॉथ फर्स्ट, और अगर जेजुनम के साथ करेंगे दैट इज़ द बिलरॉथ सेकंड। अब पेशेंट को हमने क्या परफॉर्म किया है, बिलरॉथ सेकंड। दैट मीन्स कि हमने जो स्टोमक है, स्टोमक का जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड को हमने रिमूव किया है, उसके साथ साथ हमने ड्यूडेनम को भी रिमूव किया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एनास्टोमोसिस की है विद द जेजुनम। अब जिस भी पेशेंट में बिलरॉथ प्रोसीजर करते हैं उस पेशेंट में क्या होता है, देयर ऑकर्स द डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम मीन्स कि अगर अब ये स्टोमक है, यहाँ पे जो स्टोमक है इसका जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, प्लस जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर थी वो भी अब प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, जब भी एक इंडिविजुअल फूड लेता है तो ये रैपिडली एम्पिटी होता है, ये रैपिडली ट्रांसमिट होता है इधर टू द ड्यूडेनम, अगर बिलरॉथ फर्स्ट की है, और टू द जेजुनम। उससे क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फूड, मोस्टली क्या होता है विद इन द 30 मिनट्स आफ्टर इनटेक ऑफ फूड, ऐसे इंडिविजुअल को कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, एंड उसी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द डंपिंग सिंड्रोम। क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल ने फूड लिया वो रैपिडली चला गया विद इन द जेजुनम और विद इन द ड्यूडेनम, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या होता है, एब्डोमिनल फुलनेस फील हो जाती है। जब एब्डोमिनल फुलनेस फील हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअल को क्रैम्प्स हो जाते हैं, इन द एब्डोमिनल कैविटीज़ को क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। अब एब्डोमेन में फुलनेस डेवलप हो गई तो सेंसेशन मिलेगी टू द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, तो नॉशिया एंड वॉमिटिंग इसको फील हो जाएगी, प्लस एक इंडिविजुअल को पैल्पिटेशंस फील होगी, स्वेटिंग, एंड पेशेंट को वीकनेस लगेगी। जब भी एक इंडिविजुअल को क्या होगा, जब इंडिविजुअल को डंपिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, तो ऐसे इंडिविजुअल को आफ्टर इनटेक ऑफ फूड यूजुअली विद इन द 30 मिनट्स एब्डोमिनल फुलनेस लगेगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स डेवलप हो जाएगी, नॉशिया वोमिटिंग लगेगी, और पैल्पिटेशंस होंगे, स्वेटिंग एंड वीकनेस डेवलप हो जाएगी। अब अगर ये डंपिंग सिंड्रोम जो है ये मोस्टली हर एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है जिस भी इंडिविजुअल को हमने पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की हो। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जब भी आप कोई फूड सब्सटेंस लोगे आफ्टर द इनटेक आपको अपराइट पोजीशन में नहीं रहना है। अपराइट की जगह पे आपको क्या करना है, लाइंग डाउन में रहना है, लाइंग डाउन पोजीशन में रहना है, प्लस जो मील है, मील लार्ज अमाउंट में नहीं खाना है, स्मॉल अमाउंट में खाना है, एंड फ्रीक्वेंटली खाना है, प्लस जो कार्ब्स है कार्ब्स कम लेने हैं, प्रोटीन और फैट जो है वो ज़्यादा लेना है। क्यों ज़्यादा लेना है, क्योंकि कार्ब्स जो है इनकी डाइजेशन जल्दी से हो जाएगी, और वी कैन से कि जो कार्ब्स होते हैं इनको स्टोमक में डाइजेशन नहीं होती है, सो ऑब्वियसली ये क्या आएंगे, रैपिडली आएंगे विद इन द ड्यूडेनम और विद इन द जेजुनम। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं और फैट जो होते हैं वो रिटेन करते हैं इन द स्टोमक फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो उससे क्या होगा, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक नहीं होगी। प्लस जो फ्लूड इनटेक है ड्यूरिंग द इनटेकिंग ऑफ द फूड, जब फूड ले रहे हो एट दैट टाइम जो है फ्लूड इनटेक क्या करना है, कम करना है। दैट मीन्स कि पानी जो है वो फूड के साथ कम लेना है, और जो लिक्विड डाइट है लिक्विड डाइट कम मात्रा में लेनी है, ये हम ऐसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं। देन सो क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन सी इंटरवेंशन हमें लेने हैं जिससे क्या होगा कि एक पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम डेवलप नहीं होगा। लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, लाई डाउन करना है, देन उससे क्या होगा, रैपिड एम्प्टिंग नहीं होगी। ईट ए डाइट हाई इन प्रोटीन, प्रोटीन रिच डाइट खानी है, बिकॉज उससे क्या होगा, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक नहीं होगी। ड्रिंक लिक्विड्स विथ मील्स, जो लिक्विड्स है वो मील्स के साथ नहीं खाने हैं, अगर लिए इसने तो उसे रैपिड एम्प्टिंग हो जाएगी। ईट 6 मील्स पर डे, 6 मील्स पर डे खाने हैं, फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, स्मॉल अमाउंट में लेने हैं। देन ईट कंसनट्रेटेड स्वीट्स, कंसनट्रेटेड स्वीट्स में क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं, सो ये नहीं लेने हैं। देन नेक्स्ट इज
द नर्स इज गेटिंग ए क्लाइंट आउट ऑफ द बेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर हैविंग एब्डोमिनल सर्जरी। पेशेंट को क्या हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी की है। नाउ यू आर टेकिंग दैट पेशेंट आउट ऑफ बेड फॉर द फर्स्ट टाइम। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो इनमें से कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो हमें ये सजेस्ट करेगी कि एक पेशेंट जो है उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हुआ है। जो एब्डोमिनल सर्जरी है, एब्डोमिनल सर्जरी इज कंसिडर्ड एज द मेजर सर्जरी। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड लॉस होगा, तो उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो सकता है। यूजुअली किस टाइम पे फॉल होता है, जब ये इंडिविजुअल बेड से अप हो जाता है। दैट मीन्स कि जब ये चेंज करता है अपनी पोजीशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग। ठीक है, पहले पेशेंट जो है दैट वाज लाइंग डाउन ऑन द बेड, अब ये खड़ा हो गया है। सो अगर चेंज आई ब्लड प्रेशर में और बीपी फॉल हुआ, जब एक इंडिविजुअल अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम इधर सिटिंग और लाइंग डाउन पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हम कब बोलेंगे, जब इसका सिस्टोलिक प्रेशर फॉल होगा बाई 20 mmHg और जो डायस्टोलिक है वो फॉल होता है बाई 15 mmHg। अब सिस्टोलिक का मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखते हैं 20 mmHg, बट एक्चुअल में जब सिस्टोल फॉल होता है बाई 15 mmHg ही, तब जाके भी हम क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हुआ है। सो अब मैक्सिमम बुक्स जो है वो फेवर करते हैं इस डेटा को। सो सिस्टोलिक अगर फॉल होगा बाई 20 mmHg और डायस्टोल बाई 10 mmHg, तब जाके हम बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल को क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हुआ है। अब अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हुआ है ऐसे पेशेंट को, तो वहाँ पे जाके कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होगी। हाइपोटेंशन हुआ है तो नॉशा विल बी देयर, देन डिजीनेस होगी ऐसे इंडिविजुअल में, ब्रैडिकार्डिया नहीं होगा, इन दैट प्लेस क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा। लाइट हेडेडनेस फील करेगा एक इंडिविजुअल, फ्लैशिंग ऑफ द फेस नहीं होगी। ब्रैडिकार्डिया और फ्लैशिंग ऑफ द फेस ये क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन को ये सजेस्ट नहीं करते हैं। एंड रिपोर्ट्स ऑफ सीइंग स्पॉट्स, जब रिपोर्ट्स ऑफ सीइंग स्पॉट्स करेगा वो भी सजेस्ट करता है कि ऐसे इंडिविजुअल को क्या हुआ है, ऐसे इंडिविजुअल को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो गया है। सो ऑप्शन 6 भी इसमें आ जाएगा। एन इंडिविजुअल विल हैव नॉशिया, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस और रिपोर्ट्स ऑफ सीइंग स्पॉट्स। देन द नर्स इज क्लोजली मॉनिटरिंग ए चाइल्ड विथ इंक्रीज्ड ICP। जो चाइल्ड है उसका जो ICP है वो बढ़ चुका है, विच हैज़ बीन एग्जिबिटिंग डिकॉर्टिकेट दैट इज फ्लेक्चर पोस्चरिंग। जब हमने ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बच्चे को देखा तो वो क्या एग्जिबिट कर रहा था, दैट वाज एग्जिबिटिंग डिकॉर्टिकेट पोजिशन। दैट मीन्स कि जो उसके बाजू थे दैट वायर ऑन द चेस्ट, ठीक है, दैट इज द डिकॉर्टिकेट और फ्लेक्सर पोस्चर। द नर्स नोटिस दैट द चाइल्ड सडनली एग्जिबिट डिसर्ब्रेट, दैट इज द एक्सटेंसर पोस्चरिंग। अब उसने जो है अपना पोस्चर वो चेंज किया, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लेक्सर टू द एक्सटेंसर पोजिशनिंग और पोस्चर, और फ्रॉम द डिकॉर्टिकेट टुवर्ड्स द disarray position, and interprets that this change in the child's condition indicates which finding। अब जो ये चेंज की इसने अपना पोस्चर फ्रॉम द डिकॉर्टिकेट टुवर्ड्स द डिसर्ब्रे, तो ये क्या सजेस्ट करता है, देखिए एबनॉर्मल फ्लैक्शन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन की बात करेंगे। एबनॉर्मल फ्लैक्शन में हम क्या स्कोर देते हैं, एक इंडिविजुअल को हम 3 स्कोरिंग देते हैं, और अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा वहाँ पे हम क्या देंगे, वहाँ पे हम 2 स्कोर देते हैं। देन अगर पहले एबनॉर्मल फ्लैक्शन था, अब चेंज हुआ टुवर्ड्स द एबनॉर्मल एक्सटेंशन, सो स्कोर जो है दैट चेंजेस फ्रॉम 3 to 2, और GCS फॉल हुआ है, ये कंपोनेंट GCS का फॉल हुआ है फ्रॉम 3 to 2। सो ये सजेस्ट करता है कि ऐसे बच्चे की जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है। एंड इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है, डिटोरिएट हुई है। डिक्रीजिंग ICP डिक्रीज नहीं हुआ है, GCS फॉल हो गया, दैट मीन्स कि ICP और ज़्यादा बढ़ रहा है। डिटोरिएटिंग द न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये सजेस्ट करता है कि इसकी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो डिटोरिएट हो रही है क्योंकि GCS जो है वो फॉल हो रहा है। देन द नर्स केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट इज मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज्ड ICP एंड नोटिस दैट द इंटीरियर फोंटेनियल बल्जेस व्हेन द इन्फेंट क्राइज। अब एक इन्फेंट है उसको मॉनिटर किया जा रहा है फॉर द इंक्रीज्ड ICP, और एक नर्स ने क्या नोट किया, जो इंटीरियर फोंटेनियल है दैट इज़ द ब्रैगमा, क्या शेप होती है, डायमंड शेप्ड होता है, और क्लोज कब होता है, 1.5 ईयर। 1.5 ईयर पे इंटीरियर फोंटेनियल क्लोज होता है, एंड 1.5 मंथ पे पोस्टीरियर फोंटेनियल क्लोज होता है, दैट इज़ द 6 वीक्स। देन
अगर इंटीरियर फॉन्टेनल जो है वो बल्जड है, दैट मीन्स कि वो, अगर ये हेड है बेबी का, यहाँ पे अगर इंटीरियर फॉन्टेनल है ये बल्ज आउट हुआ है, बाहर की ओर है, तो ये क्या सजेस्ट करेगा, ये सजेस्ट करेगा कि जो आईसीपी है बच्चे का वो रेज हुआ है। अगर संकन फॉन्टेनल है वो सजेस्ट करता है कि डिहाइड्रेशन है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, डॉक्यूमेंट नहीं करनी है बिकॉज आईसीपी बढ़ गया है तो इमरजेंसी है, डॉक्यूमेंट नहीं करना है। डॉक्यूमेंट करेंगे बट इन द लेटर स्टेजेस। देन लोअर द हेड एंड ऑफ द बेड, अगर लोअर करेंगे हेड एंड ऑफ द बेड, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, जो ब्रेन है इसका और जो क्रेनियल कैविटी है वहाँ से सीएसएफ जो है वो मूव नहीं करेगा, आईसीपी और बढ़ेगा, तो लोअर नहीं करना है हेड एंड ऑफ द बेड, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू दैट हमें एलिवेट करना है टू द 30 डिग्री। देन प्लेस द इन्फेंट ऑन एनपीओ स्टेटस। एनपीओ स्टेटस पे या तो ऑलरेडी होगा या फिर इसको रखेंगे, बट इन द लेटर ऑन डिपेंड इसकी सीवियरिटी कितनी है इंक्रीज्ड आईसीपी की। देन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, वहाँ पे हमें क्या करना है, आईसीपी को इन्फॉर्म करना है बिकॉज आईसीपी जो है वो रेज हुआ है और ये इमरजेंसी कंडीशन है। देन द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए फीमेल क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेटल श्रम। मेटल श्रम क्या होते हैं, ये शार्प पेन होती है जो डेवलप होती है जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 to 2 days बिफोर, जो पेन डेवलप होती है, शार्प पेल्विक पेन होती है और जो प्रेजेंट होगी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, उसको क्या हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेटल श्रमस। मेटल श्रमस पेन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है। वन इज़ कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रायर टू ओव्यूलेशन क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल्स का साइज़ बढ़ जाता है। उनका जब साइज़ बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, दे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, और वो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द मेटल श्रमस पेन। इससे भी ज़्यादा अगर हम और डेप्थ में देखेंगे, जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, प्रायर टू ओव्यूलेशन क्या होता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर होता है तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से निकल के आता है ब्लड प्लस दैट इज द ग्रेफिन फ्लूइड। सो ये जो ब्लड और ग्रेफिन फ्लूइड यहाँ से निकल के आता है, ये क्रिएट करता है इरिटेशन विद इन द पेरिटोनियम। जब पेरिटोनियम में इरिटेशन होगी वो इंड्यूस करेगा पेन, दैट टू शार्प, और उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेटल श्रम। जो मेटल श्रम पेन होती है ये पेल्विक रीजन में डेवलप होती है, इधर या तो राइट साइड में होगी या फिर लेफ्ट साइड में होगी। सो ये फाइंडिंग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे इंडिविजुअल में, ऐसी फीमेल में, अगर ये सिनेरियो है, मेटल श्रम्स है, तो इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्या ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसी फीमेल को पेन होगी ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेन नहीं होगी ऐसी फीमेल को। अगर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फीमेल को पेन होगी, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पेरिनिया, उसको बोलेंगे डिस्पेरिनिया, ठीक है। डिस्पेरिनिया नहीं है। हैज़ पेन एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट पे पेन होगी। मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट पे हर एक फीमेल में पेन होती है बिकॉज जो एंडोमेट्रियम है वो स्लप अप हो जाता है, देन सो इंजरी हो जाती है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी पेन। देन एक्सपीरियंस प्रोफ्यूज वेजिनल ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज वेजिनल ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर प्रोफ्यूज और वेजिनल ब्लीडिंग होगी पेनलेस, वो वेजिनल कार्सिनोमा को सजेस्ट करता है। देन हैज़ शार्प पेल्विक पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, सो ऐसी फीमेल को क्या होता है, शार्प पेल्विक पेन होती है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। देन द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए फीमेल क्लाइंट हु इज सस्पेक्टिंग ऑफ हैविंग, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। Now next question is, during a health assessment the client tells the nurse that she was diagnosed with endometriosis and asks the nurse to describe this condition। देखिए एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो प्रोलिफरेट हो जाता है और ग्रो हो जाता है, प्रोलिफरेशन होती है इसकी या ग्रो होता है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम अदर देन द एंडोमेट्रियम। दैट मीन्स कि एंडोमेट्रियम जो है, जो यूटेरस है, यूटेरस से बाहर जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो डेवलप हो जाती है, इधर इन द वेजिना और इन द फैलोपियन ट्यूब या इवन इन द एब्डोमेन। सो सिंपली हम क्या बोलेंगे, जो एंडोमेट्रियोसिस है इसमें जनरेट हो जाता है एंडोमेट्रियल टिश्यू इन अदर पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इन द एब्डोमेन। और ये जो पोर्शन होता है, ये जो टिश्यू होता है, ये एनाटॉमिकली भी सिमिलर होता है टू द एंडोमेट्रियम दैट इज प्रेजेंट इन द यूट्रस। फंक्शनली भी ऐसा ही होता है, प्लस जैसे यूट्रस रेस्पॉन्ड करता है टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन द सेम वे ये
वैसे ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स दीज हार्मोन्स, ठीक। देन हाउ शुड द नर्स एक्सप्लेन एंडोमेट्रियोसिस टू द क्लाइंट? सो एक्सप्लेन कैसे करेगी? एंडोमेट्रियोसिस इज एक्स्ट्रा यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू। सो ये यही होता है जब एक्स्ट्रा यूट्राइन ऑर्गन में डेवलप हो जाएगा क्या? एंडोमेट्रियल टिश्यू। रिमेनिंग ऑप्शंस का देखेंगे तो एंडोमेट्रियोसिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्मेन्यूरिया। प्राइमरी डिस्मेन्यूरिया इसको नहीं बोलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी डिस्मेन्यूरिया? प्राइमरी डिस्मेन्यूरिया इज अगर एक फीमेल को डिस्मेन्यूरिया होगा और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी और उसका कोई नोन कॉज नहीं होगा। जब डिस्मेन्यूरिया होगा without any known cause, that is called as the primary dysmenorrhea. Endometriosis is the process that halts menstruation. Menstruation को का halt होना, that is called as the amenorrhea. That is called as the amenorrhea. amenorrhea हम कब बोलते हैं? जब एक फीमेल के कंटिन्यूसली 3 साइकिल्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन halt होंगे और जो फीमेल है वो 6 मंथ्स में मेंस्ट्रुएट नहीं करेगी। एट दैट टाइम वही से कि एक फीमेल जो है उसको क्या है, उसको एमेनोरिया डेवलप हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस इज द पेन दैट ऑकर ड्यूरिंग एवोल्यूशन। सो अगर पेन होगी ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज मेटस्टेमस। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा, द हेपेटाइटिस बी स्क्रीन इज परफॉर्मड ऑन ए पोस्टपार्टम क्लाइंट। एक पोस्टपार्टम फीमेल है, उसमें हम क्या करते हैं? हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग करते हैं। एंड द रिजल्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन्स इन द मैटरनल ब्लड। जब हमने इसकी स्क्रीनिंग की तो स्क्रीनिंग में हमें क्या नजर आया? देयर आर द एंटीजेन्स अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस इन द मैटरनल ब्लड। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी प्रेस्क्राइब्ड टू प्रोटेक्ट द नियोनेट? सो अगर नियोनेट को प्रोटेक्ट करना है, सो व्हाट इज द वे फॉर प्रोटेक्टिंग दैट नियोनेट? ऑब्टेन ए सीरम लिवर एंजाइम्स। Option B is repeat hepatitis B screening in 1 week. Administer antibiotics during the pregnancy. So ये जो 3 interventions है that are irrelevant towards the protection of this neonate from the hepatitis B. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? अगर मैटरनल ब्लड में एंटीजेंस प्रेजेंट है, देन ये सजेस्ट करता है कि देयर इज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर। सो हेपेटाइटिस बी जो है दैट transmits from the mother towards the neonate through the placenta. There is vertical transmission or transplacental transmission. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? जो बेबी है उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एडमिनिस्टर करने हैं विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। हमें ये एडमिनिस्टर करना है। और कभी कभार हमें पूछा जाता है रिगार्डिंग द पोस्ट हेपेटाइटिस बी प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर, कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या हुआ है कि हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के ब्लड के साथ उसको एक्सपोजर हुआ है, यूजुअली होता है थ्रू नीडल स्टिक इंजरीज। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या प्रोफाइलैक्सिस देते हैं? देखिए क्राइटेरिया जो बनता है वो 3 टाइप्स का होता है। जब भी किसी हेल्थ केयर वर्कर को हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के साथ उसकी सिक्रीशंस के साथ एक्सपोजर हो जाएगा, तो पहला जो हम देखते हैं एंटीबॉडी टाइटर। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मिला है प्लस जो एंटीबॉडी टाइटर है दैट इज मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड, ऐसे केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी नहीं देनी है इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। सेकंड सीन इज कि अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मिला है बट जो टाइटर है दैट इज लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ द ब्लड, ऐसे केस में इसको हमें क्या देना है? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं। कितने देने हैं? 2 डोजेज देने हैं। पहला डोज जो है फर्स्ट डोज विद इन 72 आवर्स देना है और दोनों डोजेज विद इन 1 मंथ देने हैं। और थर्ड कंडीशन इज कि अगर ना तो इसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिला है, ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ना तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिला है और ना ही इसका जो टाइटर जो है दैट इज ऑल्सो लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स। ऐसी केस में हमें क्या करना है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है एज पर शेड्यूल इसको देने हैं, दैट इज 0, 1 and 6 months इन केस ऑफ एडल्ट और
जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है हेपेटाइटिस बी IgS 2 डोजेस, हाँ, वो हमें इसको देने हैं एज पर द सेम प्रोटोकॉल। सो 3 सिचुएशंस एग्जिस्ट होती है अगर किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पोस्ट एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी प्रोफिलैक्सिस देनी हो। तो अगर एंटीबॉडी टाइटर मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इसको हुई है, देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसको मिला है बट जो टाइटर है दैट इज़ लेस देन 10, एट दैट टाइम हमें इसको क्या करने हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं, 2 डोजेज देने हैं, फर्स्ट डोज विद इन 72 आवर्स और दोनों डोजेज दे रहे हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। एंड थर्ड सिचुएशन इज कि अगर इसको वैक्सीन नहीं मिला है विद इन द 6 मंथ्स, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इसे करनी है, दैट इज 0, 1 और 6 मंथ्स पे इसको 3 डोजेज दे रहे हैं, प्लस जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनके 2 डोजेज देने हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लेक्चर। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर कंटेंट।